नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और मेरे साथ आज अजय कुमार दुबे जी हैं, जो जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे आज चर्चा करते हैं जो पूरे देश में इस समय मुद्दा बना हुआ है यूसीसी को लेकर। सर, थोड़ी बहुत जानकारी, क्या मैं तो समझता हूँ पूरी जानकारी आपके पास होगी इस यूसीसी के बारे में, तो आपको क्या लगता है, क्या देश की अब मांग है कि यूसीसी आ जाना चाहिए? क्या विचार है आपके इस पर? इसमें बता दूं मैं कि ये यूसीसी जो है इस देश के अंदर में ये पेंडिंग ब्रिटिश के टाइम से ही है। 1770 से लेकर मैंने 1770 से ही ये यूसीसी पेंडिंग है इस देश के अंदर में। और एक लेक्स लोसी करके एक इनको रिपोर्ट दी गई, उनको एक कमीशन बना करके उसको अध्यक्ष बनाया गया ब्रिटिश टाइम में कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें। तो जब इन्होंने इस देश के अंदर में रिपोर्ट सबमिट किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश के अंदर में यूसीसी अगर आप ला देंगे तो यूसीसी आने के बाद इस देश के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जो इनके अंदर में थोड़ी बहुत कुरीतियां व्याप्त हैं इनके समाज में, और ये जो रूढ़िवादी तरीके से जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। तो फिर हमारे ब्रिटिश को रहना इस देश के अंदर में मुश्किल हो जाएगा। तो उसने फिर उनसे कहा कि इसका फिर तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये तीन आप देखेंगे। जो क्रिमिनल लॉ है आईपीसी 1860 का बना हुआ है, 1860 का बना हुआ है। और 1840 में ये लेक्स लूसी जो थे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 1860 में बना आपका आईपीसी क्रिमिनल लॉ, और जो है 1872 में बना एविडेंस एक्ट, वो भी ब्रिटिश के टाइम में, वो आज भी वही चल रहा है। 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो है क्रिमिनल लॉ, जो क्राइम करने के वो सबका एक बना दो, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एविडेंस, जो एविडेंस कोर्ट के अंदर में और बिफोर लॉ लगता है वो सब एक कर दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बिजनेस करने के लिए तमाम तरह की जो अनुबंध बनता है उसको एक कर दो। लेकिन इनकी जो धार्मिक भावना तरीके से जो चल रहे हैं, इनको रूढ़िवादी ही रहने दो और इनके शरिया के हिसाब से कानून बना दो, शरिया के हिसाब से सब कुछ चलने दो वैसे ही। क्योंकि जिस दिन उसको आपने एक कर दिया तो फिर ब्रिटिश का शासन इस देश के ऊपर नहीं रह पाएगा बहुत दिनों तक। इसीलिए उन्होंने नीति क्या अपनाई कि इनके बीच में इन्हीं के धर्म और जो बटे हुए हैं उसको फूट डालो और शासन करो की नीति ये चलती रही। अच्छा, आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए अभी जो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि अभी राहुल गांधी हाल ही में विदेश गए थे, यूएस गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या लगता है, वो जो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, लेकिन वहीं अगर केंद्र सरकार एक कानून लाने की सोच रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरा जो देश इस समय बटा हुआ है सबके लिए एक कानून बन जाएगा, यानी कि मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में खोल रहे थे वो नरेंद्र मोदी ने खोल दी। तो फिर विपक्ष वाले या जो लोग जैसे फारूक अब्दुल्ला, ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून आ रहा है? इनका देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात आपने कही तो उन्होंने उसमें ये तो कहा कि मुसलमानों के साथ नहीं दलितों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। और इन्होंने ये बात कही कि जो मुसलमानों के साथ जैसा भेदभाव हो रहा है, जैसा 1980 के दशक में हुआ था, दलितों के साथ हुआ था। तो 1980 के दशक में कौन जिम्मेदार है? सरकार किसकी थी? 1980 से 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहीं। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी साहब रहे। तो क्या ये तो पहले अपने आप को तो चेक कर लें कि उन्हीं की, क्या अपने सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं ये? क्या उस समय दलित नहीं था? तो इसका मतलब जो बात हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में कांग्रेसियों ने जिस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, उसी तरह कांग्रेसियों ने भी फूट डालो की नीति अपनाई और इसके ऊपर शासन करी 70 सालों तक। इसलिए कि जब 1956 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, वहां नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाया, तो वहां भी फूट डालो और शासन करो। मुस्लिमों को शरिया के हिसाब से
और हिंदुओं को हिंदू कोड बिल की तो हिंसा। तब तो फूट डालो शासन करो वाला आप बता रहे काम था, लेकिन क्या लगता है अब देश इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि जो पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि कृषि कानून आता है, उस पर विरोध होता है, सरकार को वापस लेना पड़ता है, लोग धरने पे बैठ जाते हैं। शाहीन बाग कुछ समय पहले बना था, वो तो कृपा हो कोरोना की, जो उसके बाद से उन महिलाओं को हटा दिया गया, महिलाओं को आगे कर दिया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब अगर ये आएगा कानून जो इसमें कहा जा रहा है कि बहुविवाह पर रोक लगेगी, संपत्ति का अधिकार सबको बराबर होगा, तो वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तो मुसलमानों के ही विरोध में जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगर कानून तो सबके लिए बराबर है, अगर कानून पुरुष के लिए जो है वही कानून जो महिला के लिए होनी चाहिए। और मैं आपको एक और फैक्ट्स बताता हूँ, इनके चेहरे फैक्ट से जो इन्होंने किया है उसी को इनको बताना है। ये पढ़ के ही नहीं आते कि इनके ही खुद कांग्रेस अधिवेशन में क्या क्या पास हुआ है 1930 के दशक में। मैं आज की बात नहीं कह रहा, 1930 के दशक में कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि देश के अंदर में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। मीन्स महिला और पुरुष, बच्चे, बूढ़े, मैंने कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, इनमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये खुद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1930 के दशक में 1933 में ये पास हुआ था। और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में ही इस बात को हवाला दिया गया कि कराची अधिवेशन में जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, इसलिए एक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के अंदर में भी इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का प्रस्ताव पास हुआ। ये कांग्रेसी अपने ही प्रस्ताव से भटक रहे हैं। जो ये पास किए उसी का इनको तो खुश होना चाहिए कि जो हमारे से नहीं हो पाया, जो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, घोटाले में इस तरह हम लिप्त थे कि हम उसको नहीं देख पाए, इस तरह से सरकार में और बाहर से फंडिंग लाने में और पैसा बाहर पार करने में इस तरह से हम मस्त थे कि हम नहीं देख पाए। अब कोई सरकार अगर उस चीज़ को देख देख करके उन्हीं की चीज़ों को पूरा कर रही है तो मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि अब इनकी जो यही चाह रहे हैं कि नफरत की दुकान ना हो, तो नफरत की दुकान खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। तो मोदी जी को जा करके जो गलती इन्होंने करी है बिल्कुल सष्टांग दंडवत होकर के उनके सामने, उनके पैरों में पड़ करके सभी विपक्षी जो विरोध कर रहे हैं उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि जो अब तक हम विरोध कर रहे थे कि आप नफरत फैला रहे हैं, आप तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके इस देश के अंदर में मोहब्बत की बहुत बड़ी दुकान खोल दी है। तो उनसे माफ़ी मांगे और उनका साथ दें, ताकि ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं बार बार ये बात हर फोरम पे कहता हूँ, ये ऐतिहासिक क्षण है। देश 370 और 35 के अंदर में पूरा 140 करोड़ की आबादी जो इस देश की है, उसने ऐतिहासिक क्षण को आनंद किया, उसका अपने आप को साक्षी बनाया। भगवान राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें अपने आप को साक्षी बनाया, उसमें कांग्रेसी भी साक्षी बन रहे हैं। लेकिन वो साक्षी विरोध के बन रहे हैं, वो सपोर्ट के साक्षी बने और इस एक तरह से महायज्ञ के कुंड में अपना आहुति दें, अपना हवन दें और इस देश में और आगे इस देश को बढ़ाने के लिए संकल्पित रहें। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक आम चर्चा थी इस मुद्दे को लेकर, एक सरल भाषा में, एक आसान तरीके से एक चर्चा हमने की। अजय कुमार दुबे जी हमारे साथ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लगातार कानून के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। हर मुद्दों पर अपनी राय के लिए जाने जाते हैं। तमाम लोग, लाखों लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आप क्या समझते हैं इस मुद्दे पर, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।